बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज़ाद जम्मू कश्मीर के इंतखाबात और दुनिया न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। इंतखाबात में नताइज की आमद का सिलसिला भी बदस्तूर जारी है और दुनिया न्यूज़ सबसे पहले आप तक तमाम तर नताइज पहुँचा रहा है और अब की बार भी दुनिया न्यूज़ ने अपनी रिवायत बरकरार रखी और सबसे पहला नतीजा हमने ब्रेक किया एग्जैक्ट 5 बजे और इत्तला दी कि कौन सा उम्मीदवार कहाँ से कामयाबी की जानिब गामजन है। हमारी स्क्रीन पर आपको नताइज भी हम दिखाते रहेंगे। इन इंतखाबात का मजमूई जायज़ा भी हम लेंगे। इन इंतखाबात का मुल्क की सियासत पर क्या असर होता है या मुल्क की सियासत का आज़ाद कश्मीर में क्या असर होता है, ये भी हम प्रोग्राम में पेश करेंगे। सबसे पहले मेहमानों का तारुफ जो आज की ट्रांसमिशन में हमारा साथ दे रहे हैं। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं मुजीब रहमान शामी साहब, यकीनन किसी तारुफ का मुख्ताज नहीं, और प्रोग्राम नुक्ता नज़र में मेरे साथ ही तशरीफ रखते हैं हफ्ते के 4 दिन, और उनके साथ प्रोग्राम नुक्ता नज़र के साबिक एंकर और मौजूदा तज्ज़ियाकार जनाब हबीब अकरम साहब भी तशरीफ रखते हैं। आप दोनों को जी खुश आमदीद कहते हैं इस ट्रांसमिशन में। शामी साहब, 75 तक तो आज़ाद कश्मीर में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में जो सदारती निज़ाम था वो नाफिस आज़ाद कश्मीर में। इससे पहले कि मैं सवाल मुकम्मल करूँ, नतीजा एक मुकम्मल आ चुका है, वो पहले अनाउंस कर देते हैं। ये नारोवाल से है जनाब, जहाँ पर ये जम्मू की नशिस्त है। LA-33 के 6 पोलिंग स्टेशन का गैर सरकारी नतीजा। यहाँ पर LA-33 में नून लीग के यासिर रशीद 697 वोट लेकर आगे हैं और यहाँ पर ये PTI के गुलाम मोहिउद्दीन दीवान 1699 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। आपको एक बार फिर से बता दें कि LA-37 2 का मुकम्मल गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है जो सिर्फ दुनिया न्यूज़ पर हम पेश कर रहे हैं। PTI के दीवान मोहिउद्दीन 1689 वोट लेकर पहले नंबर पर, नून लीग के गुलाम अब्बास मीर 945 वोट लेकर नाकाम हुए हैं। नतीजे में तस्हीम कर रहे हैं। ये दीवान मोहिउद्दीन का ये हल्का है जहां पर उनके डेरे पर जश्न है, भंगड़े हैं और मिठाइयां तकसीम की जा रही हैं। LA-37 2 का ये मुकम्मल गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजा है जो दीवान मोहिउद्दीन, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, उन्होंने इस हल्के में ये सीट अपने नाम उन्होंने की है। बाग LA-13 का नतीजा भी सामने आ चुका है। बाग गरबी है जहां पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक 19,086 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सरदार अतीक ये पहले नंबर पर रहे और जमात इस्लामी के मेजर रिटायर्ड लतीफ़ खलीक 16,774 वोट हासिल करके दूसरे नंबर पर रहे हैं। ये जो सीट है खासी दिलचस्प नताइज सामने लेकर आई है क्योंकि जो विक्ट्री मार्जिन है वो खासा कम है। बाग LA-13 का नतीजा भी सामने है। बाग गरबी है जहां का मुकम्मल गैर हतमी नतीजा सामने है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक 19,086 वोट लेकर कामयाब हुए हैं और जमात इस्लामी के मेजर रिटायर्ड लतीफ़ खलीक ने 16 हासिल किए हैं। बाग गरबी का ये नतीजा है जहां पर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा सरदार अतीक जो वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं आज़ाद कश्मीर के, वो कामयाब हुए हैं। बाग LA-13 इसका गैर हतमी नतीजा दुनिया न्यूज़ आपके सामने पेश कर रहा है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक 19,086 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। जमात इस्लामी के उम्मीदवार मेजर रिटायर्ड लतीफ़ खलीक ने 16,774 वोट हासिल किए हैं। यूँ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के रहनुमा ने ये सीट अपने नाम की। इससे पहले इंतखाब में भी वो इसी सीट पर कामयाब हो चुके और आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं। LA-13 है बाग गरबी जिसका मुकम्मल गैर हतमी नतीजा दुनिया न्यूज़ आपके सामने पेश कर रहा है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक यहाँ पर कामयाब हुए हैं। एक और नतीजा सामने आ चुका है मुजफ्फराबाद से जहाँ LA-41 6 का ये गैर सरकारी नतीजा है जहाँ पर PTI के माजिद खान 2400 वोट लेकर सरे फहरिस्त हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ पर मैदान मारा है और जमात इस्लामी के नूरुल बारी 1437 वोट लेकर नाकाम हुए हैं। ब्यूरो चीफ मुजफ्फराबाद असलम मीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद हम जान लेते हैं नताइज के हवाले से। असलम मीर, क्या सूरत आ रही मुजफ्फराबाद में, क्या ताज़ा तरीन नतीजे हैं आपके पास? जी जामी, ये जो अभी नतीजा आपने बता दिया नाजरीन को, ये है LA-41 वैली 6 यानी कि कश्मीरी जो मुकीम माजरीन खैबर पख्तूनख्वा हैं, ये उनका इंतखाबी हल्का है और यहाँ पर जो है कुल जो वोटर्स की तादाद है 5,800 जो है 68, और यहाँ पे जो है PTI के जो सीनियर रहनुमा अब्दुल माजिद खान, उन्होंने 2400 वोट लेकर जो कामयाबी हासिल की है, जबकि नूरुल बारी जो आजाद कश्मीर जमात इस्लामी के नायब अमीर हैं, उन्होंने 1437 वोट हासिल करके वो दूसरे नंबर पे रहे हैं। मजमूई तौर पे आप कह सकते हैं कि ये जो हल्का था ये खैबर पख्तूनख्वा में वाहिद हल्का था और आजाद कश्मीर का सबसे छोटा हल्का ये
مانا جاتا ہے آزاد کشمیر کونسل اسمبلی کا. تو ان دونوں رہنماؤں سے میری بات ہوئی ہے. میں نے جب ماجد خان سے بھی بات کی اور نور الباری صاحب دونوں مطمئن تھے, اور نور الباری صاحب نے یہ کہا ہے کہ سوات میں جیتا ہوں اور ہزارہ اور یہ مانسرا کا بیلٹ ہے وہاں پہ یہ ہارے ہیں, اور ایک اچھی فضا میں ان دونوں رہنماؤں نے جو ہے ہار جیت جو ہے وہ قبول کی ہے. جامی ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا اسلامی. ناظرین, نتائج ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے, اور یہ چند نتائج پیش کرنے سے پہلے شامی صاحب کی جانب میں جانا چاہ رہا تھا, اور سوال میرا یہ تھا شامی صاحب کہ 1975 تک تو صدارتی نظام تھا, بعد میں پارلیمانی نظام آزاد جموں کشمیر کو بھی دیا گیا. اس کے بعد آپ نے کیسا دیکھا پارلیمانی نظام کو آزاد جموں کشمیر میں, کس حد تک یہ مفید رہا؟ دیکھیں, آزاد جموں کشمیر میں شروع سے صدارتی نظام جو ہے جی وہ رائج تھا, اور سردار عبدالقیوم خان جو ہیں اس وقت بہت پاورفل پرسنالٹی تھے آزاد کشمیر کی سیاست کی. پھر سردار ابراہیم خان, ان کا ایک اپنا حلقہ اثر تھا. سردار ابراہیم خان تو پہلے وہ بھی مسلم کانفرنس میں تھے, اور پہلے صدر جو تھے آزاد جموں و کشمیر حکومت کے وہی تھے. تو پہلے تو یہ تھا کہ جو مسلم کانفرنس کا صدر ہوتا تھا وہی آزاد کشمیر کا صدر بھی ہو جاتا تھا. پھر انتخابات براہ راست ہونے لگے. تو یہ بھٹو صاحب کے دور میں جب یہ نیا آئین بنا تو اس وقت پارلیمانی نظام وہاں انٹروڈیوس کروایا گیا, کیونکہ پاکستان میں پارلیمانی نظام قائم ہو چکا تھا, اس لیے مناسب سمجھا گیا کہ وہاں بھی پارلیمانی نظام ہو. اور پھر دوسری بات یہ کہ جو سردار عبدالقیوم صاحب کو نیچا دکھانے والے لوگ تھے وہ چاہتے تھے کہ پارلیمانی سیاست ہو تاکہ کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس میں ان کو زیر کیا جا سکے, اور ان کی جو پاورفل پرسنالٹی ہے ان کو کوئی محدود کیا جا سکے. لیکن بہرحال اس میں بھی کامیابی نہیں ہوئی, کیونکہ سردار عبدالقیوم خان نے وہ وزیر اعظم بھی رہے آزاد کشمیر کے اور صدر بھی رہے. اور اس کے وقت سے بعد سے پہلے تو یہ تھا کہ کوئی پاکستان کی سیاسی جماعت آزاد کشمیر میں اپنی برانچ قائم نہیں کرتی. اور مسلم کانفرنس کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ اس کو تمام پاکستان کا نمائندہ سمجھا جاتا تھا, آزاد جموں کشمیر. آزاد جموں کشمیر. بھٹو صاحب نے 1973 میں پہلی بار ایک پاکستانی جماعت کی برانچ وہاں قائم کی, پیپلز پارٹی. اور ان کے مخالفین کا یہ کہنا تھا کہ یہ شملہ معاہدے کا نتیجہ ہے, کیونکہ بالآخر یہ رائے ہموار کی جا رہی ہے کہ آزاد کشمیر کو پاکستان میں ایک طرح سے ضم کر دیا جائے, یا اس کا جو یہ سٹیٹس ہے کو بدلا جائے. یہ الزام تھا اس وقت, اور اس کے ایک پروسیس کے طور پر یہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو یہاں انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے تاکہ آزاد کشمیر کی جو الگ اینٹیٹی ہے اس کو متاثر کیا جا سکے. لیکن بہرحال پیپلز پارٹی پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا, اور اپنی جماعت قائم ہوئی, لیکن مسلم کانفرنس کی جو طاقت تھی اس کو کم نہیں کیا جا سکا یا اس کو زیر نہیں کیا جا سکا. یہ تو, اور دوسری سیاسی جماعتیں جو تھی خاص طور پر مسلم لیگ نون, انہوں نے اپنی کوئی برانچ وہاں قائم نہیں کی, نہ مسلم لیگ جنیجو نے قائم کی, نہ مسلم لیگ کاف نے قائم کی. اور یہ بعد میں جب پرویز مشرف صاحب کا دور آیا تو پھر جو مسلم کانفرنس تھی سردار عبدالقیوم صاحب اور سردار عتیق صاحب, ان کے پرویز مشرف صاحب سے قریبی تعلقات قائم ہو گئے. اب وہ تعلقات کوئی ذاتی نوعیت کے نہیں تھے. آزاد کشمیر میں جو بھی سیاسی جماعت برسر اقتدار ہوگی اس کو پاکستانی حکومت سے اچھے تعلقات قائم کرنے ہوں گے. تو بہرحال پرویز مشرف صاحب سے ایک قربت کا یہ نتیجہ نکلا کہ نواز شریف صاحب ان سے دور ہو گئے. اور جب نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں تو پھر انہوں نے مسلم کانفرنس کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لیا, اور وہاں مسلم لیگ نون قائم کر دی گئی. اور مسلم کانفرنس کے جو ناراض عناصر تھے وہ پھر مسلم لیگ نون میں آ گئے, جن میں سردار سکندر حیات جو وزیر اعظم بھی رہے آزاد کشمیر کے, اور سردار عبدالقیوم کے بعد دوسری بڑی شخصیت تھے. مگر سردار عبدالقیوم کی جو جانشینی ہے اس کا شرف سردار عتیق احمد خان نے حاصل کر لیا, اور سردار سکندر حیات جو ان کے نیچرل جانشین سمجھے جاتے تھے وہ اس سے محروم رہ گئے. تو وہ ناراض ہو چکے تھے مسلم کانفرنس سے. تو جب مسلم لیگ نون کی پھر بنیاد رکھی گئی وہاں تو سردار سکندر حیات اس میں شامل ہو گئے, اور مسلم کانفرنس کے دوسرے ناراض عناصر بھی. تو اس کی وجہ سے پھر مسلم کانفرنس جو ہے وہ خاصی محدود ہو گئی اور کمزور ہو گئی. ابھی سٹینڈنگ جو ہے وہ ابھی بھی آپ دیکھیے اس کا اتحاد ہے پی ٹی آئی کے ساتھ, لیکن ایک جونیئر پارٹنر ہے میرا خیال اس کے پاس 8 نشستوں پر وہ انتخاب لڑ رہی ہے. اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جماعت اسلامی جو ہے وہاں اس کا اتحاد ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ. بالکل. اور یہ ابھی جموں کی نشست کا جو نتیجہ آیا تھا خیبر پختونخوا کی,
उसमें जमात इस्लामी ने पीटीआई का मुकाबला किया। हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में दोनों इत्तेहादी हैं। एग्जैक्टली। तो उसकी वजह जमात इस्लामी वाले ये बयान करते हैं कि आजाद कश्मीर की जो जमात इस्लामी है उसका कोई ताल्लुक जमात इस्लामी पाकिस्तान से नहीं है। ठीक है, वो तंजीमी तौर पर एक अलग जमात है, आजाद है और अपने फैसले करने के लिए जमात इस्लामी पाकिस्तान की तरफ नहीं है। एक ब्रेक की जानिब नाज़रीन हम बढ़ रहे हैं, लेकिन चूंकि हबीब अकरम साहब दुनिया इलेक्शन कारवान के साथ वहां गए, आज़ाद जम्मू कश्मीर में तमाम हलकों का उन्होंने विजिट भी किया, तो उनसे हम ये जानेंगे हबीब साहब ब्रेक के बाद कि इन इंतखाबात में कौन कौन से ऐसे बड़े बुर्ज हैं जो उलट सकते हैं। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन, खुसूसी ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है। हबीब अकरम साहब के लिए हमने ब्रेक से पहले एक सवाल छोड़ा था। हबीब साहब, इससे पहले कि वो सवाल आप तक मैं पहुंचाऊं एक दफ़ा फिर, लेकिन कुछ नताइज आन पहुंचे हैं और ये नतीजा है LA-36 वैल्यू 1 का। यहाँ पर जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के उम्मीदवार हैं अब्दुल रहमान, ये 268 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार नईम खान एडवोकेट 85 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। LA-34 जम्मू 5, यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी जावेद अख्तर 6062 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि अकबर इब्राहिम चौधरी ये आज़ाद उम्मीदवार हैं जो 5387 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। LA-33 जम्मू 4, यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार मियां यासिर रशीद 17052 वोट लेकर पहले नंबर पर हैं, जबकि अकबर सरकार 12717 वोट लेकर दूसरे नंबर पर है। इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। LA-31 जम्मू 2, यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी इस्माइल गुज्जर 9913 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार चौधरी मकबूल गुज्जर 3319 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। ये LA-31 जम्मू 5 का नतीजा था। LA-26 मुजफ्फराबाद 3 का नतीजा भी सामने आ चुका है। यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी 3500 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ख्वाजा फारूक एडवोकेट 1740 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। LA-26 मुजफ्फराबाद 3 का ये नतीजा था। LA-24 मुजफ्फराबाद 1 कोटला, यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की खातून उम्मीदवार नौरीन आरिफ 1002 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि मीर अतीकुर रहमान जिनका ताल्लुक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से है ये 170 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। LA-24 मुजफ्फराबाद 1 कोटला से। LA-22 सिधनोती 2, यहाँ पर सरदार फारूक ताहिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये 13833 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार फहीम रब्बानी 8005 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। और LA-21 का नतीजा भी सामने है। सिधनोती 1 पलंदरी, यहाँ पर मौलाना सईद यूसुफ, इनका ताल्लुक JUIF से है, ये 2257 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार डॉक्टर नजीब नकी 1875 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। LA-17 पूंछ 1 अब्बासपुर, यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी यासीन गुलशन 6117 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सरदार अमजद यूसुफ 2543 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। LA-17 पूंछ से। LA-3 मीरपुर, ये बहुत अहम हल्का है, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो कि वज़ीर आज़म भी रह चुके हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर के, वो 2245 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि नून लीग के चौधरी मोहम्मद सईद 1402 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। यहाँ पर बैरिस्टर सुल्तान महमूद वाज़े बरतरी हासिल किए हुए हैं LA-3 मीरपुर से। LA-12 कोटली 5, यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार राजा निसार अहमद 8610 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मतलूब इनकलाबी 4041 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। LA-12 कोटली 5 से। तो हबीब साहब, ये ताज़ा तरीन नताइज हैं। कहाँ कहाँ हमें सरप्राइज़ देखने को मिल सकता है? कौन कौन सी ऐसी सीटें हैं जहाँ पर जो बड़े बड़े नाम हैं उनको एक सरप्राइजिंग जो एलिमेंट है वो हिट कर सकते हैं? देखिए, जो बड़े नाम हैं वो जब आपने मुझसे सवाल किया ब्रेक पर जाने से पहले तो मैं वो देख रहा था, तो वो है राजा फारूक हैदर, बैरिस्टर सुल्तान अब्दुल मजीद जो मौजूदा वज़ीर आज़म है, सरदार अतीक और खालिद इब्राहिम जो JKPP के हैं, ये है बड़े याद के बेटे हैं।
सिकंदर हयात जी, फारूक सिकंदर, वो तो PMLN में वो तो तकरीबन जीत चुके हैं, तो वो लीड में ऑलरेडी, जी वो लीड में। तो ये है जो बड़े नाम जिनके बारे में आज़ाद कश्मीर में लोग परेशान होते हैं या देखना चाहते हैं, दिलचस्पी रखते हैं, तो ये सारे नाम मैं अभी देख रहा था। दिलचस्प बात ये कि सब के सब जीत रहे हैं। अच्छा, लीडिंग में है, लीडिंग अभी पोजीशन तक में अपनी अपनी जो सीटें हैं वहां पर जीत रहे हैं, तो रफली कोई 10 से 20% तक रिजल्ट आ गए, लेकिन इट्स येट टू बी। लेकिन हबीब साहब, सहाफती हल्कों में तो मुश्ताक मिन्हाज साहब की सीट पर भी बड़ी नजरें हैं ना। देखिए, मुश्ताक वहाँ से क्या updates मिन्हाज हैं? साहब के बारे में हमने ये तस्वुर कर रखा है यहाँ लाहौर में और इस्लामाबाद में कि वो वजीर आजम बनेंगे, हाँ। जबकि आज़ाद कश्मीर में मुझे कोई ऐसा शख्स नहीं मिला जो उनको वजारत उज़्मा पर देखना चाहता हो या उनकी वजारत उज़्मा के बारे में कुछ स्पेकुलेट भी कर रहा हो। वो इनको एक साहब, तो वो ना वीर मेरा कोई जी बस हमारा वो तस्वुर है। तो ये वीर हमारा जो है वो कोड़ी चढ़ जाएगा। तो जो बैरिस्टर सुल्तान साहब, अभी हम कोशिश करें उनसे बात भी करें। बैरिस्टर सुल्तान साहब हैं, इन्हें एक वॉकओवर मिला रिसेंटली, यानी 4-5 दिन पहले। वो ये था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक उम्मीदवार थे चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, जो जाट बरादरी से ही ताल्लुक रखते थे यहाँ पे, चूंकि तीनों उम्मीदवार जाट बरादरी के, तो वो उन वोटों को तकसीम कर रहे थे, देहाती वोटों को, जो बैरिस्टर सुल्तान साहब को पड़ते थे। अगर तस्वुर ये था कि अगर वो 3 से 5 हज़ार वोट काट जाते हैं तो यकीनी तौर पर जो चौधरी सईद साहब हैं PMLN के कैंडिडेट, वो जीत जाएंगे। लेकिन इलेक्शन से सिर्फ चंद दिन पहले, यानी जुमे के रोज, ये पिछले गुज़श्ता हफ्ता, माफ कीजिएगा, हफ्ते के रोज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अब्दुल मजीद साहब के बारे में कहा कि मुझे ये हराने की साजिश कर रहे हैं और PMLN को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, तो लिहाजा मैं बाइकआउट कर रहा हूँ। तो आज जो है वो फिर जो उसका एडवांटेज इन्हें पहुंच गया बैरिस्टर साहब, अब बैरिस्टर साहब को पहुंचा, और फिर अपनी आज बरादरी के बड़ी मजबूत पोजीशन है जी, अपनी बरादरी की बड़ी वालिद मजबूत साहब पोजीशन। भी, ये भी जी, यानी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हाँ, होते चले आ रहे हैं। ये मुंतकिल होते चले आ रहे वोट। और फिर जो इनकी कैंपेन चलाने के लिए जो मीरपुर में तकरीबन यानी 3000 लोग हैं लगभग, जो लंदन से आए हैं। अच्छा, और वो चूंकि सब खुशहाल लोग हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं और वो गाड़ियां जो पूरे हल्के में फिरती हुई नजर आती हैं, तो मीरपुर में बैरिस्टर सुल्तान को हराना जो है वो बड़ा मुश्किल काम। बिल्कुल ठीक है। शामी साहब, ये बताइएगा कि ये तसव्वुर किया जाता है कि जो विफाक में हुकूमत जिस जमात की होगी, प्रॉबेबली वही जमात जो है वो आज़ाद जम्मू कश्मीर में या गिलगित बल्तिस्तान में, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बलूचिस्तान में भी उसी की हुकूमत होती है। ये कॉन्सेप्ट किस हद तक ठीक है, और अगर ठीक है तो क्यों? देखिए, बलूचिस्तान में तो वजह और है, क्योंकि वहाँ तो होते हैं इंडिविजुअल्स ताकतवर हैं, बिल्कुल ठीक, और वो कॉन्स्टिट्यूंसी लीडर्स हैं। तो कॉन्स्टिट्यूंसी लीडर्स जो है बाद औक़ात वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन उसके बाद वो बरसरे इक़्तिदार जमात में शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। और बाद औक़ात वो हवा का रुख देख लेते हैं, इंतखाब से पहले उस जमात में शामिल हो जाते हैं। लेकिन आज़ाद कश्मीर में भी और गिलगित बल्तिस्तान में देखिए, वहाँ कोई वहाँ के लोग जो हैं वो पाकिस्तान से, क्योंकि वहाँ हुकूमत पाकिस्तान का मतलब है पाकिस्तान, ठीक, तो वो पाकिस्तान से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं। यानी वो ये पसंद नहीं करते कि भैया ऐसी हुकूमतें कायम हो जो इस्लामाबाद से लड़ाई झगड़ा पड़ी रहे, हाँ, और उनके सारे काम मुतासर हों, हाँ, और अगर वफाक में और मुजफ्फराबाद में या स्कर्दू में झगड़ा चल रहा हो तो उससे फिर वहाँ बहुत उनकी डेवलपमेंट मुतासर होती है, दूसरे काम मुतासर होते हैं। और अभी तक अगरचे कि इनका स्टेटस जो है, यानी गिलगित बल्तिस्तान तो एक सब प्रोविंस का सा तस्वुर आ गया उसका, यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल, यानी एक लिहाज से वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविंस नहीं है लेकिन प्रोविंस है। और यहाँ भी बाज़ लोग ये कहने लगे हैं कि 18वीं तरमीम के बाद, जिसमें मंजूर गिलानी साहब उससे लोग पेश हैं, वो चाहते हैं कि एक प्रोविंशियल स्टेटस मिल जाए आज़ाद कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को भी, ताकि ये उनका ख्याल है कि प्रोविंशियल स्टेटस जो है वो ज़्यादा बेहतर होगा उनके लिए जो मौजूदा पोजीशन से। लेकिन इस पर अभी कोई कंसेंसस नहीं है। बिल्कुल ठीक है। हबीब साहब, ये बताइएगा कि 423 उम्मीदवार हैं टोटल, जो 41 जनरल नशिस्तें जिन पर आज इंतखाब हुआ है और वोटों की गिनती जारी है। लेकिन मैं कुछ फिगर्स देख रहा था कि सिर्फ 8 खवातीन हैं टोटल जो जनरल मैदान में आई हैं, जिनमें से 3 खवातीन आज़ाद हैं और 2 पीपल्स पार्टी की हैं, 1 मुस्लिम लीग नून की हैं और 1 मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हैं। इसकी क्या वजह है? क्या खवातीन उम्मीदवार अवेलेबल नहीं है या कोई एक तो वहाँ पर मतलब कल्चरल क्लैश है? बात यह है कि जो आज़ाद जम्मू कश्मीर में खवातीन की कमी का मतलब ये नहीं है कि वहाँ खवातीन पर कोई पाबंदी है। वो तकरीबन उस तरह की सोसाइटी है जिस तरह की पंजाब में है, और जिस तनासुब से पंजाब में खवातीन इलेक्शन लड़ती हैं, तकरीबन वही तनासुब हमें वहाँ पे नजर आ रहा है, क्योंकि बराह रास्त इलेक्शन खवातीन के लिए काफी मुश्किल होता है, दुश्वार गुजार काफी मुश्किल काम है। तो इसमें जो एक खातून उम्मीदवार है फरजाना याकूब, वो तो नून लिखी है ना, फरजाना याकूब साहबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और जो मौजूदा सदर हैं सरदार याकूब के लफ्ज़ से मालूम हो रहा है कि सदर साहब से ताल्लुक है उनका। तो फरजाना याकूब साहबा उनकी बेटी हैं
تو صدر صاحب جو ہیں ان کی کیمپین خود چلاتے رہے، بلکہ صدر صاحب کی جو وہاں پر ریکارڈنگ چلتی رہی واٹس ایپ کے ذریعے اور اس طرح، تو انہوں نے ایک تقریر میں فرمایا کہ جتنی مرضی کوئی بھی کیمپین چلا لے اور جب تک دل چاہے چلا لے، لیکن آخری 72 گھنٹے میرے ہوں گے۔ اچھا، تو اس طرح کی ان سے منصوب جو آخری مکہ مارا ہوگا۔ جی، تو اس میں جو بہت سارے ووٹ لوگ سمجھ رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے کہ جو ان کے آخری 72 گھنٹے ہیں وہ بڑے اہم ہوں گے اور اس میں وہ حلقے میں کچھ توڑ پھوڑ کر لیں گے، لیکن اب لیٹس سی کہ وہ کہاں تک ہو۔ شامی صاحب، جیسے پورے پاکستان میں جب انتخاب ہوتے ہیں تو ہم فوکس کرتے ہیں کہ یہ برادریاں کون سی ان علاقوں میں، اور اسی کی بنیاد پر ہم اسپیکولیٹ کرتے ہیں، لیکن آزاد کشمیر کے جب انتخاب آتے ہیں تو اس میں کچھ زیادہ ہم فوکس برادریوں پہ کرتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ کہ یہاں آپ دیکھیں نا، جاٹ برادری، راجپوت، گوجر، سدن، یہ دیکھیں نا، یہ بڑی برادریاں ہیں یہاں کی، اور آزاد کشمیر میں برادریوں کا انفلوئنس زیادہ ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہاں جو پولیٹیکل پروسیس ہے نا وہ اس طریقے سے نہیں چلا کہ وہ ان برادریوں کو اپنی، بلکہ برادریاں جو ہیں اس کے ساتھ ایک قسم کا سمجھوتا اس نے کیا ہے۔ مگر آپ یہ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں تو اس وقت یہ ہوتا ہے کہ جب انتخابات ہوتے ہیں تو نگران حکومتیں قائم ہو جاتی ہیں، لیکن آزاد کشمیر میں صورتحال یہ نہیں ہے۔ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سٹنگ پارٹی وہی ہے اور الیکشن بھی لڑ رہی ہے۔ وزیر اعظم جو ہیں وہ بھی کمپین کر رہے ہیں، اور صدر صاحب بھی ماشاءاللہ نے بتا دیا کہ واٹس ایپ ان کے میسیج چل رہے تھے کہ آخری 72 گھنٹے ہمارے ہوں گے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کے باوجود ان کے کئی کیبنٹ کے وزیر ایسے تھے پیپلز پارٹی کی کہ انہوں نے الیکشن لڑنے سے انکار کر دیا، ٹکٹ لینے سے انکار کر دیا ان کے ٹکٹ، اور آزاد امیدوار کے طور پہ الیکشن لڑا۔ یعنی یہ بھی صورت تھی۔ بالکل، ایک بریک کا وقت آن پہنچا ناظرین، لیکن بریک سے پہلے کچھ تازہ ترین نتائج ہیں جو ہم آپ سے شیئر کرنا چاہیں گے۔ یہ LA-19 پونچھ 3 راولاکوٹ کا نتیجہ ہے، جہاں پر سردار خالد ابراہیم آگے ہیں۔ مسلم کانفرنس ان کا تعلق ہے، پیپلز پارٹی کی امیدوار فرزانہ یعقوب، جن کا حبیب اکرم صاحب ذکر کر رہے تھے، 3391 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ حبیب صاحب، فرزانہ یعقوب صاحبہ دوسرے نمبر پر لیڈ نہیں کر رہی ہیں، ویسے یہ جو خالد ابراہیم ہیں یہ بھی بڑے مضبوط امیدوار ہیں، کیونکہ ان کے یہ سردار ابراہیم صاحب جو پہلے صدر تھے ان کے بیٹے ہیں، اور ان کا سدن قبیلہ جو ہے نا وہ بڑا طاقتور۔ ایک اور نتیجہ شامی صاحب آ گیا ہے، LA-18 پونچھ 2 ہجیرہ، یہاں سے سردار خان بہادر، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، یہ 7237 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سردار غلام صادق 6167 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ یہ بھی دلچسپ مقابلہ ثابت ہو رہا ہے۔ LA-12 کوٹلی 5، یہاں کا نتیجہ بھی سامنے آ چکا ہے، جہاں پر نون لیگ کے راجہ نثار احمد 15582 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار مطلوب انقلابی 8154 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ راجہ نثار نے یہاں پر لیڈ کیا ہے۔ LA-9 کوٹلی 2 نکیال، یہاں پر نون لیگ کے سردار فاروق سکندر 15835 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جاوید اقبال بڑھانوی 9521 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ LA-7 بھمبر 3، پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار چودھری طارق فاروق 13437 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر، جبکہ آزاد امیدوار چودھری انوار الحق 10180 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہیں۔ یہ پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر انتخاب لڑے، لیکن اب کے بعد انہوں نے آزاد حیثیت سے یہ انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا، اور اب رنرز اپ ہیں فی الحال تک کے نتائج کے مطابق۔ مزید بات ہوگی ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ حبیب صاحب، پچھلے انتخابات پر نظر دوڑائیں تو پیپلز پارٹی کی 21 نشستیں تھیں، نون لیگ کی 9 تھیں، اور مسلم کانفرنس کی 5 تھیں۔ کس حد تک بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں نتائج میں آپ؟ دیکھیں، اگر ہم سب سے پہلی تو 21 والی جگہ آپ PMLN لکھ لیں۔ اچھا ٹھیک ہے، کتنی نشستیں فائنل ہو چکی ہیں؟ ابھی سب نشستوں کے آ رہے ہیں غیر حتمی نتیجے، ہم مکمل ابھی نہیں دے رہے ہم، کیونکہ غیر سرکاری۔ ابھی تک جو میں نے اپنے الیکشن سیل سے دیکھا تھا پروگرام جب شروع، لیکن لیڈ شامی صاحب نون لیگ کی کر رہی ہے وہاں پر۔ اس وقت تک 41 نشستوں میں سے جو 27 نشستیں تھیں اس پہ PMLN کو برتری حاصل۔ ٹھیک ہے، اس وقت لیڈ کر رہی تھی، ابھی تک چونکہ سارے ریزلٹس نہیں ہیں، اور 2 پہ غالباً پاکستان تحریک انصاف بھی لیڈ کر رہی ہے۔ نہیں، مگر یہ آپ یہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت تھی نا، وزیر اعظم چودھری عبد المجید صاحب، تو انہوں نے ماشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان
का पूरा मुजाहरा किया, यानी जो जरदारी गिलानी गवर्नमेंट थी उसका पूरा अक्स थी, कोई फर्क नहीं था। वहाँ पे तो कुछ कैरेक्टर्स थे, बल्कि वहाँ पे दिलचस्प बात यह है कि जहाँ फरियाल गौहर जाके जिन रेस्ट हाउसेस में ठहरती रही हैं वक्तन फवक्तन, फरियाल तालपुर, तो फरियाल तालपुर साहिबा के उसको कोई कहता था ये जरदारी हाउस है, कोई कहता था ये बिलावल हाउस है, कोई कहता था ये फरियाल हाउस है। इस तरह की वहाँ बातें और फिर जो किस्से कहानियाँ वो जुबान ज़दे आम है। तो मैं आपको एक और अर्ज करूँ, जो सरदार अतीक साहब की जो नशिस्त यकीनी हुई है, इसमें भी एक मामला था कि सरदार अतीक साहब एक मौका आया था जब तकरीबन ये हार रहे थे। उस वक्त सूरत हाल ये थी कि जो कैंडिडेट थे जमात इस्लामी के और पीएमएलएन के, मिर्जा खलीक साहब जी, तो उनके दरमियान ये मामला हो रहा था, दोनों जमातों के दरमियान के एक कैंडिडेट कर दिया जाए और पीएमएलएन के कैंडिडेट को बिठा दिया जाए ताकि मुकाबला 1-1 हो तो सरदार साहब हार जाए। तो लेकिन बाद में पीएमएलएन के वो अपने कैंडिडेट को नहीं कन्विंस कर पाई, जिसकी वजह से वो फिर मामला जो है इससे हो गया। सरदार अतीक अहमद खान साहब ने सरदार अब्दुल क़य्यूम की कब्र पे जाके दुआ मांगी होगी। जी बिल्कुल। शामी साहब, हमारी ट्रांसमिशन का वक्त यहाँ पर इख्तिताम पजीर होने के करीब है, लेकिन जाते जाते ये फरमाइएगा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो सिमट गई है पाकिस्तानी सियासी जमातों के वहाँ जाने से, ये किस हद तक एक नेगेटिव इम्पैक्ट है आज़ाद कश्मीर की सियासत पर, या एक अच्छा इकदाम है? नहीं, अब इसको क्या कहें, हम ना नेगेटिव कह सकते हैं ना पॉजिटिव कह सकते हैं। अब हकीकत यह है कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की जगह मुस्लिम लीग नून ने ले ली है, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी वो दर हकीकत मुस्लिम लीग का ही दूसरा नाम थी। ठीक। और चौधरी गुलाम अब्बास मरहूम इसके कायदे अव्वल थे, और शेख अब्दुल्ला से अलग होकर उन्होंने इसकी बुनियाद रखी, और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो है वो मकबूजा जम्मू व कश्मीर जो है और आज़ाद कश्मीर दोनों के अवाम की तर्जुमानी करती रही। ठीक है। लेकिन अब आप समझें कि ये एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने अपना नाम बदल लिया है। ठीक है हबीब साहब, प्रोग्राम वक्त खत्म हो गया। जाते जाते पीटीआई कितनी नशिस्तें हासिल कर सकती है अंदाजन? देखिए, मेरा ख्याल है कि अब तो ज्यादा नहीं है, अब ज्यादा देर नहीं है। अब एमसी यानी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और पीटीआई मिला के अगर ये 7 नशिस्तें हासिल कर लें तो इनकी बड़ी कामयाबी। मगर लाहौर में जीते हैं वो, दीवान मोहिउद्दीन जीते हैं लाहौर में उनकी नाज़रीन, ये इंतखाबात में नताइज का सिलसिला भी जारी रहेगा, तज्ज़िये और तबसरे भी जारी रहेंगे, और एक नतीजा भी सामने आ चुका है। LA9 कोटली 2 नकियाल से, जहां पर नून लीग के सरदार फारूक सिकंदर 18,488 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जावेद इकबाल बढ़ानी 11,060 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। LA9 कोटली से LA3 मीरपुर 3, जहां पर चौधरी मोहम्मद सईद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ये 10,726 वोट लेकर पहले नंबर पर, जबकि बैरिस्टर सुल्तान महमूद जो लीड कर रहे थे कुछ देर पहले, वो दूसरे नंबर पर जा पहुंचे हैं 7,340 वोटों के साथ, और जो डेफिसिट है वो 3,000 से जायद वोट का है। बैरिस्टर सुल्तान महमूद दूसरे नंबर पर जा पहुंचे हैं। नून लीग के उम्मीदवार पहले नंबर पर हैं LA3 से। इसके साथ ही इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।